एक टॉप सीक्रेट टेस्ट कार चला रहा था जिसकी कीमत 200 मिलियन थी। बस एक टायर ठीक करवाने के लिए रुका था, लेकिन उस बदमाश गैराज वाले ने चुपके से मेरे गियर बॉक्स में मुट्ठी भर लोहे का बुरादा डाल दिया और हाथ में रिंच लेकर खड़ा हो गया। कुछ टैटू वाले बड़े बड़े लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए और बोले कि पूरा असेंबली बदलने के 80,000 रुपए देने होंगे। मैंने कोई हंगामा नहीं किया और चुपचाप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दे दिए। मैंने बस इतना कहा कि मेंटेनेंस ऑर्डर पर एक बड़ी रेड ऑफिशियल स्टैंप लगा दो। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मैंने तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्फिडेंशियलिटी डिवीजन और म्यूनिसिपल ब्यूरो की इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड की स्पेशल हॉटलाइन डायल कर दी। हेलो, मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ। हमारे देश का अगली जनरेशन का टॉप सीक्रेट पावर बॉक्स, जिसे 200 मिलियन की लागत से डेवलप किया गया था, चोरी हो गया है। दोपहर 3 बजे मैं एक कार चला रहा था जिस पर ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा पैटर्न वाला कैमोफ्लाज कवर था। मैं नेशनल हाईवे 104 पर ड्राइव कर रहा था। बाहरी लोगों की नज़र में यह कार, जिस पर कोई लोगो भी नहीं था, बिल्कुल एक असेंबल्ड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसी बदसूरत लग रही थी। लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि इस बदसूरत कार कवर के नीचे वो अगली जनरेशन का पावर चेसिस है जिसे शिंगहुओ ऑटोमोबाइल ग्रुप ने 3 साल और 200 मिलियन की R&D लगा के बनाया है। ये डोमेस्टिक न्यू एनर्जी व्हीकल्स का टॉप सीक्रेट तुरुप का पत्ता है जो सच में कॉर्निंग में ओवरटेक कर सकता है। आज मैं जो आखिरी लॉन्ग डिस्टेंस फटिक रेजिस्टेंस रोड टेस्ट कर रहा था, वो मेरी जिम्मेदारी था। बस सामने वाले पहाड़ को पार कर लें तो ये नेशनल कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। राइट फ्रंट व्हील से अचानक एक जोरदार धीमी आवाज आई और फिर तुरंत स्टीयरिंग व्हील जोर से दाईं ओर मुड़ गया और कंट्रोल खोने का एक बेहद एक्सप्लोसिव एहसास मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैंने दांत पीसकर स्टीयरिंग पकड़ लिया। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर नहीं मारा, बल्कि पॉइंट ब्रेकिंग का तरीका अपनाकर इस 2 टन के स्टील के दानव को इमरजेंसी लेन पर रोक दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जले हुए रबर की बदबू से मेरा स्वागत हुआ। मैं नीचे बैठकर पूरी तरह से हवा निकले राइट फ्रंट टायर को देखा। मेरी भौहें तुरंत एक गांठ बन गई। मैंने टायर में फंसी कील को निकाल कर देखा। मुझे हैरानी हुई कि यह एक बिल्कुल नई तिकोनी लोहे की कील थी जिस पर बार्ब्स वेल्ड किए गए थे। यह कोई एक्सीडेंटल कंस्ट्रक्शन वेस्ट नहीं था, यह कोई जानबूझकर बिछाया गया जाल था। जैसे ही मैंने अपना फोन निकालकर ग्रुप के इंटरनल स्पेशल सर्विस रेस्क्यू व्हीकल को कॉल करने वाला था, डीजल इंजन की एक पियर्सिंग आवाज सुनाई दी। एक जोरदार गरजती हुई आवाज पीछे से आई और एक बेकार सा दिखने वाला लाइट ट्रक ट्रेलर, जिस पर पीली वार्निंग लाइटें चमक रही थी, खून की बू सूंघने वाली मक्खी की तरह मेरे सामने रुक गया। कार का दरवाजा लात मारकर खोला गया और एक गंजा आदमी, जिसने चिकने वर्क कपड़े पहने थे और जिसके कंधे पर ड्रैगन का टेटू बना था, कूद कर बाहर आया। अरे भाई, टायर पंचर हो गया? तुम बहुत लकी हो कि इस सुनसान जगह पर मुझसे टकरा गए। गाड़ी में बैठो, सामने वाले टाउन तक टो करवा दूंगा। 500 रुपये। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। जरूरत नहीं, मैंने कंपनी की रेस्क्यू व्हीकल बुला ली है, वह जल्द आ जाएगी। इस टेस्ट व्हीकल में 200 मिलियन का बिजनेस सीक्रेट है। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के मुताबिक इसे किसी भी अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी रिपेयर शॉप में ले जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। यह सुनते ही गंजे आदमी का चेहरा उतर गया। उसने मेरे जेब्रा पैटर्न वाले इनविजिबल कवर पर जोर से थप्पड़ मारा। क्या बुलाता है रेस्क्यू? इस रोड के नियम समझ में नहीं आते। तेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, ट्रैफिक में रुकावट डाल रही है, इसे तुरंत तो करवाना पड़ेगा, वरना ट्रैफिक पुलिस आकर सीधा इम्पाउंड कर देगी। उसकी बात खत्म होते ही तो ट्रक की को ड्राइवर सीट से 2 और मजबूत आदमी कूदकर बाहर आए, एक बाएं और एक दाएं। उनके हाथों में बड़े बड़े लॉन्ग हैंडल वाले रिंच थे। उन्होंने बड़ी माहिरी से मेरा रास्ता रोक दिया। उनकी आंखों में मुझे गाली देने का अहंकार दिख रहा था। अगर मैं अब एक्शन लेता या जबरन कार को लॉक करके चला जाता तो ये गुंडे गुस्से में शायद कार को तोड़ फोड़ कर देते। कार का बॉडी टूटना तो छोटी बात है, लेकिन अगर चेसिस के टॉप सीक्रेट सेंसर्स को नुकसान पहुंचा तो 200 मिलियन की R&D बर्बाद हो जाएगी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए बाहरी ड्राइवर की तरह हार मानने का नाटक किया। लेकिन मेरी कार का चेसिस नीचा है, कृपया धीरे से ऊपर ले जाइएगा। इतनी बातें करने से क्या होगा? गंजे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 मिनट बाद टेस्ट कार को लोहे की चादरों से घिरे एक बड़े यार्ड में खींच लिया गया। दरवाजे पर कुछ डगमगाते हुए बड़े अक्षर लटके हुए थे, खुला ताला लंबा पतला। यार्ड में चारों तरफ अंधेरा, तेल के दाग और पुराने पार्ट्स बिखरे पड़े थे। हवा में घटिया क्वालिटी के इंजन ऑयल की तीखी गंध भरी हुई थी। सबसे विडंबना ये थी कि सामने वाले रिसेप्शन रूम की दीवार पर एक धूल भरा पेनांट लटका हुआ था। ईमानदारी से व्यापार, कोई धोखा नहीं।
टो ट्रक ने अभी मेरी कार उतारी ही थी कि एक आदमी बियर बेली और गले में मोटी सोने की चेन लटकाए हुए आराम से चलता हुआ आया। वो वांग कियांग था, जो वेबस्टर और यहाँ का मालिक था। वांग कियांग ने मेरी टेस्ट कार के चारों ओर 2 चक्कर लगाए। उसकी मोटी उंगलियों ने ब्लैक एंड व्हाइट कैमोफ्लाज कार जैकेट पर जोर से थपकी दी। क्या बेकार गाड़ी है, इसमें तो कार का लोगो भी नहीं है, कोई डोमेस्टिक नकली चीज है, और उस पर जेब्रा प्रिंट। आजकल गरीब लोगों के भी कितने तरीके हैं। मैंने सिर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया, एक दब्बू नौकर की तरह। बॉस, मैं कंपनी के मालिक के लिए गाड़ी चलाता हूँ, यह तो बस एक बेनाम टेस्ट ड्राइव है। चौराहे पर एक कील लगी थी, बस एक स्पेयर टायर लगा दीजिए, मुझे अभी वापस जाकर काम करना है। वांग कियांग ने आंखें सिकोड़कर मुझे ऊपर से नीचे देखा। मेरे पुराने वर्क कपड़े धो धोकर सफेद हो गए थे, चेहरे पर पूरी थकान थी, और मैं जानबूझकर बाहरी एक्सेंट बोल रहा था। उसकी नजरों में मैं बिल्कुल उस चॉपिंग बोर्ड पर रखे गूदेदार रसीले टुकड़े की तरह था, एक सामान बराबर था। वांग कियांग के मुंह पर लालची मुस्कान तैर गई। स्पेयर टायर बदलो? एरॉन, गाड़ी उठाओ और इस भाई की अच्छी तरह जांच करो। ये बैंक की कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ स्पार्क ग्रुप के सबसे हाई लेवल कमर्शियल सीक्रेट्स वाला ये इंडस्ट्रियल क्रिस्टल कुछ गुंडों द्वारा हवा में उठा लिया गया। वांग कियांग ने एक चिकना प्लास्टिक की कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने पूछताछ के अंदाज में कहा, कौन सी कंपनी है? तुम्हारी गाड़ी पर कोई लोगो भी नहीं है, कहीं यह कोई अवैध असेंबल्ड कार तो नहीं? मैंने अपने चेहरे पर एक बेहोश सी डरपोक शक्ल बना ली। नहीं, कोई अवैध कार नहीं है बॉस, बस एक बेनाम सा छोटा ब्रांड है। कंपनी के मालिक ने मुझे इसे बबल ब्रेक के लिए निकालने को कहा था। कृपया जल्दी से स्पेयर टायर लगा दीजिए, मुझे वापस जाकर चेक इन करना है। छोटा मिश्रित ब्रांड और चेक इन सुनते ही वांग कियांग की आंखों का आखिरी शक का निशान भी पूरी तरह गायब हो गया। उसने नीचे कार के नीचे काम कर रहे एरॉन की तरफ एक बेहद छिपा हुआ इशारा किया। एरॉन नाम का वो टैटू वाला लड़का फ्लैशलाइट लेकर कार के नीचे रोशनी डालने का नाटक किया। इस टेस्ट कार का चेसिस काले कार्बन फाइबर गार्ड पैनल से कसकर लपेटा हुआ था। इसमें कोई पारंपरिक मैकेनिकल ट्रांसमिशन नजर नहीं आ रहा था। एरॉन ने गार्ड पैनल पर खटखटाया। लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। वोंग कियांग ने जोर से खांसा। एरॉन, क्या खाना नहीं खाया? इस भाई की अच्छी तरह जांच करो। टायर इतना बुरा फटा है, कहीं चेसिस को नुकसान न पहुंच जाए। जल्दी करो बॉस। एरॉन ने आंखें घुमाई, और जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था, उसने एक पास के वेस्ट ऑयल बैरल से तुरंत एक चम्मच भरकर काला इंजन ऑयल निकाला। उसने एक गंदा ऑयल का पात्र लिया और सीधे कार के आगे के नीचे चला गया। फिर उसने कहीं से चमकीले धातु के बुरादे की एक छोटी सी मुट्ठी निकाली और चुपके से उन्हें उस ऑयल पात्र में डाल दिया। मैं रिसेप्शन के ग्लास के रिफ्लेक्शन के जरिए ये सब साफ साफ देख सकता था। मैं मन ही मन हंसा। ये बेवकूफ हमेशा फ्यूल ट्रक ड्राइवरों को ठगने के आदी है। वे इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि इस नई कार की नवीनतम टेस्ट कार में पूरी तरह से बंद मैग्नेटिक लेविटेशन डायरेक्ट ड्राइव मोटर लगी है, जिसमें बिल्कुल भी कोई पारंपरिक मैकेनिकल गियर बॉक्स नहीं है। और उस घटिया क्वालिटी के काले इंजन ऑयल को निकलने की तो बात ही छोड़ो। अरे भगवान! कार के नीचे एरॉन ने अचानक आवाज लगाई। उसने बेहद ड्रामेटिक अंदाज में चिल्लाकर कहा, बॉस, बड़ा हादसा हो गया। इस गाड़ी के चेसिस से बहुत सारा तेल लीक हो रहा है। वोंग कियांग उछलकर खड़ा हो गया और हैरान होने का नाटक करते हुए तेजी से कार के नीचे चला गया। एरॉन ऑयल कैच पेन लेकर बाहर आया और उसे धमाके से मेरे सामने रख दिया। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था ना? भाई खुद देख लो। जब पंचर हुआ तो जरूर तल पर कोई बड़ा पत्थर लगा होगा। गियर बॉक्स का केस फट गया और सारा तेल निकल गया। मैंने नीचे झुककर तेल के पात्र को देखा। काले इंजन ऑयल में चमकदार लोहे का बुरादा मिला हुआ था, जो रोशनी में हैरान करने वाला लग रहा था। वांग कियांग ने हाथ बढ़ाकर पात्र में से एक मुट्ठी बुरादा निकाला और उसे सीधे मेरे सामने रख दिया। देखा, गियरबॉक्स के दांत पूरी तरह टूट गए हैं और ये बुरादा निकल आया है। यह गाड़ी अब सिर्फ एक खोखला पिलर है। अगर इसने 1 मीटर भी आगे बढ़ने की हिम्मत की तो इंजन फट जाएगा और पूरी गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। मैंने उसके हाथ में जंग लगे बुरादे को देखा। मेरे मन में कोई भावना नहीं थी, बल्कि यह थोड़ा मजाकिया लग रहा था। एक प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन चेसिस जिसमें कोई गियर भी नहीं है। उन्हें इसका गियर टूटने की टर्मिनल बीमारी पता चली, लेकिन मैंने तुरंत उनकी साजिश का पर्दाफाश नहीं किया। बस इतना किया कि दूसरे पक्ष को मेरे द्वारा बुने गए झूठ में और गहरा डूबने दिया, जब तक कि रस्सी उनकी अपनी गर्दन के चारों ओर कस करना बंद जाए। मैंने तुरंत डर का भाव बनाया, लगातार पीछे हटता रहा। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने अभी अभी एक कील दबाई थी। स्टीयरिंग व्हील बहुत स्थिर था और जमीन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा था। और ये कार, बकवास बंद करो। वांग कियांग के चेहरे का पाखंड
पल भर में गायब हो गया और उसका असली गुंडा चेहरा सामने आ गया। उसने अपने हाथ का लोहे का बुरादा जमीन पर पटक दिया। उसने मेरी नाक पर उंगली रखकर चिल्लाया, क्या मशीन तुमसे झूठ बोल सकती है? उसका दिमाग 10 सालों से कार रिपेयर की दुकान चला रहा है। इस गर्जना के साथ पास में मोबाइल फोन से खेल रहे कई मजबूत आदमियों ने तुरंत अपना सामान गिरा दिया और चिकने घरेलू रिंच और स्टील पाइप लेकर चारों ओर इकट्ठा हो गए। 5 या 6 मार्शल आदमियों ने मुझे लिफ्ट के पास घेर लिया। हवा तुरंत बेहद दमनकारी हो गई, जिसमें इंजन ऑयल की मछली जैसी गंध और तनाव के बारूद की गंध आपस में मिल गई। आरोन ने अपने हाथ में एक भारी सॉकेट पकड़ रखा था और आधी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। हमारा बॉस इस इलाके का मशहूर कार डॉक्टर है। उसने कहा, तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। ये गियर बॉक्स असेंबली है। आज तुम्हें यह बदलवानी ही पड़ेगी। अगर बदलवाना नहीं चाहते तो भी बदलवानी पड़ेगी। उन्होंने मुझे कोने में दबा दिया। मेरी पीठ ठंडी दीवार से सट गई। तुम क्या करना चाहते हो? यह कार मेरी नहीं है, यह कंपनी की है। तुम जबरन खरीद बिक्री कर रहे हो। जबरन खरीद बिक्री। वांग कियांग को यह बड़ा मजाक लगा और वो जोर से हंसा। वह मेरे पास आया और अपनी उंगलियों से मेरी छाती पर जोर से प्रहार किया। तू बाहर जाकर पूछताछ कर। इस नेशनल हाईवे पर मैं अनलॉक ऑटो रिपेयर शॉप खोलता हूँ। मैं तुझे बताता हूँ कि आज इस कार की सिर्फ मेजर रिपेयर ही नहीं होगी, बल्कि तुझे ओरिजिनल असेंबली किट भी बदलवानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि तेरी बेकार गाड़ी की कोई खास कीमत नहीं है। तुझे एक उचित कीमत देता हूँ। गियर बॉक्स असेंबली के लिए ओएम टाइम 80,000 रुपये। 80,000 रुपये एक सामान्य निचले स्तर के ट्रेन ड्राइवर या वेज अर्नर के लिए यह बिना कुछ खाए पिए पूरे 1 साल की बचत हो सकती है। इन जानवरों ने एक सामान्य परिवार का खून चूसने के लिए मुंह खोल दिया। मेरी आंखें इस कीमत से डरकर फैल गई। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी मासिक सैलरी सिर्फ 6,000 रुपये है। अगर तुम मुझे भी बेच दोगे तो 80,000 नहीं मिलेंगे। मैं नहीं दे सकता। कार यहीं फंसी रहेगी और पार्किंग फीस 1,000 रुपये प्रतिदिन है। तू कब पैसे जमा करेगा? तब आकर गाड़ी ले जाना। अगर पुलिस को फोन करने की हिम्मत की तो इस इलाके में आजमा कर देख ले, मेरे वांग कियांग के मामले में कौन दखल देने की हिम्मत करता है। ये सुनकर कई मजबूत आदमियों ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। उनके हाथों के स्टील पाइप जानबूझकर या अनजाने में जमीन से टकराए। धातु के टकराने की एक डरावनी आवाज आई। उन्होंने सोचा कि गैंगस्टरों जैसा ये फॉर्मेशन एक सामान्य वेज अर्नर की हिम्मत को डराने के लिए काफी है। उन्हें लगा कि मैं उनके चॉपिंग बोर्ड पर रखा मीट का टुकड़ा बन चुका हूँ और सिर्फ उनके काटने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया और जमीन पर घूरने लगा। मेरी जेब में इंजन ऑयल से सनी लोहे की वो मुट्ठी भर फाइलिंग थी। मैंने पहले ही फोन के किनारे को छू लिया था। जाल बिछ चुका था। अब उनके दाहिने कान को ढीला करने का समय आ गया था। सूखे खून और काले कीचड़ से सना वो हाउस वर्कर बार बार उन मजबूत आदमियों द्वारा कंक्रीट के फर्श पर पटका जा रहा था और हर धातु की टक्कर की गूंज आ रही थी। यह मेरे मनोवैज्ञानिक बचाव पर एक्सट्रीम प्रेशर डालने जैसा था। इस सुनसान जंगल की अंधेरी दुकान में अगर मैं एक निहत्था आम ड्राइवर होता, इतने बेशर्म हिंसक दबाव का सामना करते हुए वह इतना डर जाता कि घुटनों के बल गिरकर माफी मांगता। लेकिन वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि इस समय मेरी झुकी हुई पलकों के नीचे जो छिपा है वो डर नहीं, बल्कि अपने शिकार को घूरती मौत की ठंडक है। मैंने जबरदस्ती अपने कंधे हिलाए और मेरी आवाज में बेहद रियलिस्टिक रोना और निराशा भर दी। बॉस हुआन, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। इस कार्ड में सिर्फ 20,000 युआन है जो मैंने अपनी बीवी के डिलीवरी के लिए रखे थे। तुम पैसे के भूखे हो। मेरे साथ एहसान करो और मुझे जाने दो। जब मेरे मुंह से बीवी के डिलीवरी के शब्द निकले तो पास में रिंच लिए कुछ गुंडे। न सिर्फ उनमें कोई इमोशन आया, बल्कि उन्होंने एक बेहद बुरी हंसी हंसी। हा 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 हा, बच्चा पैदा करना है। इतने पैसे नहीं है तो ऐसा बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? आरोन ने अपनी बांह से मेरे कंधे को धक्का दिया। उसका चेहरा मजाक से भरा हुआ था। तेरी बीवी का बच्चा पैदा करना ज्यादा जरूरी है या इस सुनसान पहाड़ पर तेरी जान? अगर तूने पैसे नहीं दिए तो आज गाड़ी की बात तो छोड़, तेरे दोनों पैर हमारी अनलॉकर रिपेयर फैक्ट्री में ही रह जाएंगे। वांग कियांग ने अपनी आंखों में लालच और घृणा छिपाई नहीं। वह मुझे एक भटकते कुत्ते की तरह देख रहा था। उसने बड़ी घमंड से अपनी उंगली से मेरे माथे को थपथपाया और बोला, मेरे सामने बेचारा बनने का नाटक मत कर। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो जाकर उधार ले। मैं यही हूँ, दर्जनों भाइयों को एक दिन का खाना खिलाना है। वह रुका। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गई। अगर आज 80,000 युआन में से एक भी पैसा कम हुआ तो तू इस गाड़ी को इस यार्ड से बाहर निकालने का सपना भी मत देखना। समय सेकंड और मिनटों में बीत रहा था। मैंने समय का अंदाजा लगाया। इस कैमोफ्लाज्ड टेस्ट व्हीकल के इंटरनल सेल्फ इंस्पेक्शन सिस्टम को डैमेज असेसमेंट पूरा करने में लगभग 10 मिनट लगेंगे।
जाल बंद करने का समय आ गया था। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे मैंने कोई बेहद मुश्किल फैसला लिया हो। मेरा पूरा शरीर अत्यधिक दुख और गुस्से से हाँफ रहा था। मैं दे दूंगा, ठीक है ना? मेरी आंखें लाल थी और मैं वांग यांग को घूर रहा था। लेकिन मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ जो लॉजिस्टिक्स कंपनी के बॉस के लिए गाड़ी चलाता हूँ। मैं ये 80,000 युआन रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर तुम्हें पहले एडवांस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वापस जाकर अपने बॉस से ये पैसा रीइंबर्स करवाना होगा। अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मेरे पूरे परिवार को बिल्डिंग से कूदना पड़ेगा। जब वोंग कियांग ने देखा कि मैं आखिरकार मान गया हूँ और पैसे देने को तैयार हूँ, तो उसके चेहरे का वो भयानक भाव तुरंत बदल गया। एक बेहद फर्जी मुस्कान। यही न, इतनी खुशी पहले क्यों नहीं होती? भाइयों को इतनी बेकार बातें नहीं करनी पड़ती, है ना? तू पैसे देकर मुसीबत से बच सकता है। ये सब दोस्ती बनाने के लिए था। उसने हाथ हिलाया और गुंडे पीछे हट गए। मैंने अपनी जेब में फोन को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो आखिरी सहारा हो। मैंने शर्तों को शब्द दर शब्द बताया। चूंकि बॉस वांग असेंबली बदल रहे हैं, तो मैं ये पैसे यूं ही नहीं दे सकता। तुम चाहते हो कि मैं 80,000 युआन दूं, लेकिन तुम्हें मुझे एक फॉर्मल, बिल्कुल कानूनी रूप से वैध मेंटेनेंस सेटलमेंट स्टेटमेंट्स देना होगा। मेरा बॉस ऐसा मास्टर है जो खरगोश को देखे बिना बाज को नहीं छोड़ता। तुम्हें मेरे लिए बिल पर साफ साफ लिखना होगा। यह साफ था कि मैंने जानबूझकर पैसे की रकम बढ़ाकर एक लो लेवल वेज अर्नर की उत्सुकता दिखाई थी, जिसे फंड्स देने ही होंगे। वांग कियांग ने बेरहमी से आंखें घुमाई। ठीक है, बेवकूफ वेज अर्नर, तू जो चाहे लिखवा ले। जब तक तू पैसे देगा, मैं तेरे लिए सब लिख दूंगा। भले ही तू मुझे इस गाड़ी के लिए या उसमें हवाई जहाज का इंजन लगाने के लिए लिखने को कहे, मैं तेरे लिए लिख दूंगा। मैं वांग कियांग के पीछे पीछे धुएं से भरे रिसेप्शन रूम में गया। रिसेप्शन रूम की टेबल पर हर तरह की नकली और घटिया खाली बोतलें बिखरी पड़ी थी। साथ ही एक इंडोनेशियाई बॉक्स भी था जो पहले से ही गूदे से सना हुआ था। ये कैसे लिखूं? वांग कियांग ने एक रेड हेडेड डॉक्यूमेंट निकाला जिस पर अनलॉकर रिपेयर फैक्ट्री के लिए यूनिफाइड सेटलमेंट स्टेटमेंट छपा हुआ था। उसने पेन उठाया और बेसब्री से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी लार निगली। अपने दिल से उबल रही हत्या की इच्छा को जबरदस्ती दबाते हुए मैंने उसे वह वाक्य लिखने का निर्देश दिया जो उसे बर्बाद करने के लिए काफी था। पहले उसे लाइसेंस प्लेट नंबर और चेसिस नंबर लिखना होगा। दूसरा, टेस्ट के नतीजे साफ लिखो। ओरिजिनल कार का डैमेज्ड गियरबॉक्स असेंबली पूरी तरह से खराब हो चुका था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने उसकी आंखों में देखा। बेहद गंभीरता से जोर देते हुए कहा कि यह बताना जरूरी है कि ओरिजिनल व्हीकल के पुराने गियरबॉक्स असेंबली को अनलॉकर द्वारा अलग किया गया, मरम्मत की गई और स्थायी रूप से रिसाइकल किया गया। आखिर में उसने लिखा कि नई असेंबली बदलने की कुल लागत 80,000 युआन थी। वांग कियांग सुनता रहा और कागज पर टेढ़ा मेढ़ा लिखता रहा। जब उसने सुना कि मैंने उसे पुराने पार्ट्स को रिपेयर शॉप द्वारा रिसाइकल करने के बारे में लिखने को कहा, तो वो हंसी भी नहीं रोक पाया। मैंने कहा, बेटा, क्या तेरे दिमाग में कुछ खराबी है? एक बेकार नाम की गाड़ी का टूटा हुआ गियर केस स्क्रैप मेटल के रूप में बेचने पर भी 50 युआन की कीमत नहीं है। तूने खास तौर पर मुझसे लिखवाया कि हमारी फैक्ट्री इसे रिसाइकल करती है। मुझे डर है कि तेरा बॉस सोचेगा, क्या बेवकूफ है तू जो उस टूटे हुए धातु के केस को चुराकर घर ले जाकर पैसे बेचने की सोच रहा है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि इस गाड़ी में कोई टूटा हुआ गियर केस है। उसे ये जानना तो और भी नामुमकिन है कि जिस डिसअसेंबल और रिसाइकल किए गए कंपोनेंट को वो अभी कलम के एक झटके से लिख रहा है, वो देश की टॉप इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। 200 मिलियन युआन तक की लागत वाली मैग्नेटिक लेविटेशन पावर कंडीशनिंग मशीन। वांग कियांग ने बड़े मजे से सारी शर्तें लिख दी। फिर उसने टेबल पर से ऑनलॉकर फैक्ट्री रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशल सील खुदी हुई ओवरली वेज स्टैंप उठाया और उसे लाल इंडोनेशियाई में जोर से दबाया। एक दबी हुई आवाज के साथ बिल्कुल कानूनी रूप से वैध एक बेहद चमकीली लाल आधिकारिक मुहर टेढ़े मेढ़े टेक्स्ट के ऊपर मजबूती से लग गई। सफेद कागज पर काले अक्षर और एक बड़ी लाल आधिकारिक मुहर, लोहे के पुख्ता सबूत। वांग कियांग ने दस्तावेज को हवा में उठाया और विजयी भाव से मेरी तरफ देखा। साफ लिख दिया है, बड़ी लाल आधिकारिक मोहर भी लग गई है। अब क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दे दे। पैसे देने के बाद मैं अपने छोटे भाई से तुरंत तेरे लिए असेंबली बदलवा दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के क्यूआर कोड स्कैन किया और अलीपे ने कुल 80,000 युआन रिसीव कर लिए। एक साफ इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन की आवाज धुएं से भरे रिसेप्शन रूम में गूंजी। जब वांग कियांग ने यह आवाज सुनी तो उसका चेहरा हंसी से खिल उठा। इस भाई के लिए बिल्कुल नई असेंबली लगा दो। बाहर आरुण ने चिल्लाना सुना और समझदारी से हंसा। उन्होंने स्पीकर के नीचे से गार्ड प्लेट भी नहीं हटाई। ये तथाकथित असेंबली रिप्लेसमेंट चेसिस के बाहर से कीचड़
और तेल को हाई प्रेशर वाटर गन से धोने और फिर नए बरकरार टायर लगाने से ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ ही मिनटों में आरोन ने बेहद लापरवाही से चिल्लाया, बॉस असेंबली बदल दी गई है। यह नई असेंबली बहुत बढ़िया है। हाइड्रोलिक प्रेस के उतरने की आवाज के साथ मैंने उस टेस्ट कार को देखा जो फिर से जमीन पर आ गिरी थी और चुपचाप उस बड़ी लाल आधिकारिक मोहर वाली मेंटेनेंस शीट को सावधानी से मोड़कर अपने अंडरवियर की जेब में रख लिया। इस कागज के टुकड़े का वजन अब 200 मिलियन से ज्यादा हो गया था। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर भी था जो मैंने खुद वांग कियांग और उसके अपराध में शामिल अन्य गिरोहों को जारी किया था। ठीक है भाई, गाड़ी ठीक हो गई है। जल्दी से अपनी गाड़ी ले जा, अपनी रसीद ले और अपने बॉस के पास रियम्बर्समेंट के लिए वापस जा। वांग कियांग ने बेहद घमंड से हाथ हिलाया। उसने मुझे मक्खी की तरह भगाने का आग्रह किया और उसके पीछे के गुंडे भी मजाक की हंसी हंसने लगे। शुक्रिया बॉस। मैंने उनकी तरफ फिर नहीं देखा। मैं मुड़ा और गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, गाड़ी के अंदर की बेहतरीन साउंड प्रूफिंग ने बाहर के मजाक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर से दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और सेंटर कंसोल पर छिपे हुए स्टार्ट बटन को दबाया। चेसिस के मैग्नेटिक सस्पेंशन ने शॉक को उठा लिया और सेल्फ इंस्पेक्शन पूरा हो गया। अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी में एक ठंडी मैकेनिकल लड़की की आवाज आई। मैंने स्विच पर पैर रखा। टेस्ट कार ने फ्यूल कार की तरह कोई गर्जना नहीं की। एक काले और सफेद भूत की तरह वह चुपचाप और बेहद स्मूथली से गैस रिपेयर शॉप के बड़े लोहे के गेट से बाहर निकल गई। रियर व्यू मिरर में वांग कियांग और आरोन अभी भी मेरी गाड़ी की टेल लाइट्स पर इशारा करके जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने आज 80,000 युआन का एक बड़ा सुअर काटने का ऑर्डर बना लिया है। उन्हें नहीं पता था कि उनके सिर पर एक जाल बिछ चुका था। गैस रिपेयर शॉप से 500 मीटर से भी कम दूरी पर मैंने गाड़ी को नेशनल हाईवे की इमरजेंसी लेन में मजबूती से पार्क किया। मैंने उस जेब से बची हुई गर्माहट वाली रिपेयर शीट निकाली। मेरी आंखें तुरंत ब्लेड की तरह तेज हो गई। कायरता और विनम्रता का वह भेष इस पल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मैंने अपना सेल फोन निकाला, एक गहरी सांस ली और उस रेड इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर को डायल किया जिसे मैं बहुत परिचित था। कॉल जल्दी से उठा ली गई। सिटी ब्यूरो 100 देन कमांड सेंटर। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ऑपरेटर की आवाज शांत और प्रोफेशनल थी। मैं अपनी सीट पर पीछे झुक गया। मैंने रियर व्यू मिरर में कैंसर जैसी गैस रिपेयर शॉप को ठंडी आंखों से देखा। मैं एक रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं शिनहुओ ऑटोमोबाइल ग्रुप का चीफ डायनेमिक्स इंजीनियर हूँ। 10 मिनट पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। 200 मिलियन युआन की राशि से जुड़ा एक मामला बहुत गंभीर मामला माना जाता है। झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने पर गंभीर आपराधिक जिम्मेदारी होगी। क्या आपको यकीन है कि ये 200 मिलियन युआन है? मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं थोड़ा सीधा बैठ गया। मेरे लहजे में एक नकारा न जाने वाला दबाव था। कृपया तुरंत हाई पावर पुलिस लाइन के इंटरनल नेटवर्क पर इसे चेक करें। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन का कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर XH-LO-1 जो लिन चेन नाम के प्रोजेक्ट लीडर से संबंधित है। आईडी नंबर। मैंने बहुत तेजी से संख्याओं की एक स्ट्रिंग बोली और फोन के दूसरी तरफ कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग की आवाज आई। सिर्फ 10 सेकंड बीते थे। ऑपरेटर की हाँफने की आवाज स्पीकर से साफ आई। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सीरियल नंबर पॉप अप हुआ वो सामान्य फाइलिंग जानकारी नहीं थी। ये सबसे उच्च स्तर की रेड कॉन्फिडेंशियलिटी वार्निंग थी और संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान साफ लिखी हुई थी। स्पार्क ग्रुप के सह संस्थापक, न्यू एनर्जी के नेशनल की लैबोरेटरी के मुख्य विशेषज्ञ, चीफ इंजीनियर लिन। ऑपरेटर की आवाज वास्तव में कांप रही थी। ये निश्चित रूप से उसके करियर का अब तक का सबसे बड़ा केस था। जानकारी सत्यापित हो गई है। मौके पर क्या स्थिति है? क्या आप किसी शारीरिक खतरे में हैं? मैं अब सुरक्षित हूँ, लेकिन दूसरी तरफ 5 से 6 गुंडे हैं जिनके पास शील्ड हैं। उनकी प्रकृति बेहद खराब है। वे धोखाधड़ी, हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 80,000 युआन का मेंटेनेंस फीस देने के लिए मजबूर किया और रिपेयर शॉप की आधिकारिक मुहर से स्टैंप की गई एक आधिकारिक मेंटेनेंस रसीद जारी की। रसीद में साफ साफ लिखा है, मेरी गाड़ी के ओरिजिनल पावर ट्रेन को उनके द्वारा अलग कर दिया गया है और स्थायी रूप से रिसाइकल कर दिया गया है। मैं रुका और सबसे घातक प्रहार किया। अब 200 मिलियन की कीमत का टॉप सीक्रेट प्रोटोटाइप उन्हीं के इलाके में है। यह सिर्फ एक बड़ी जबरन वसूली नहीं है, बल्कि मेरे पास ये संदेह करने का और भी कारण है कि यह हमारे देश की कोर न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी को निशाना बनाकर की गई एक पूर्व नियोजित और भयानक कमर्शियल जासूसी चोरी है। अगर कोर टेक्नोलॉजी लीक हो गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मिस्टर लिन, कृपया एक सुरक्षित क्षेत्र में रहे। मैंने सीधे म्यूनिसिपल ब्यूरो की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड
और स्पेशल पुलिस ब्रिगेड से संपर्क किया है। पुलिस 3 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएगी। कोई भी उपकरण रिपेयर शॉप से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कॉल कट कर दी जाएगी। पूरे सिटी ब्यूरो का कमांड सेंटर अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त ये पूरी तरह से फटे हुए पाउडर केक जैसा है, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ पुलिस इस तरह की बुरी ताकत से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है, जो लोकल एरिया में गहराई से जमी हुई है। हमें एब्सोल्यूट कैपिटल और लीगल पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरह से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और क्रशिंग करनी होगी। मैंने फिर से फ़ोन उठाया और स्पार्क ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट का नंबर डायल किया। शेन बिन का फ़ोन नंबर। देश की सबसे डरावनी लीगल डेविल के रूप में उसका नंबर आम लोगों तक नहीं पहुंचता। कॉल सेकंडों में उठा लिया गया। शेन बिन की काबिल और ठंडी आवाज आई। शेन बिन का नेटवर्क टाइट हो गया। मुझे नेशनल हाईवे 104 पर रोका गया। उन्होंने मुझसे सिर्फ 80,000 रुपए की ब्लैकमेल नहीं की, बल्कि मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया जिसमें लिखा था कि हमारी 20 करोड़ रुपए की प्रोटोटाइप मशीन रिसाइकिल कर दी गई है। फोन के दूसरी तरफ एक पल की साइलेंस रही और फिर एक बेहद ठंडी हंसी सुनाई दी। कोई असल में ताई-सुई से छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है और फर्जी खराबी का इस्तेमाल करके 20 करोड़ की पेटेंटेड प्रोटोटाइप चुराता है। क्या एविडेंस फिक्स कर लिया गया है? मैंने हाथ बढ़ाकर अपने अंडरवियर को छुआ। जेब में मोटी रसीद, ट्रांसफर रिकॉर्ड, पूरी हिडन रिकॉर्डिंग और उनके अनलॉकर का कवर। रिपेयर शॉप की बड़ी लाल ऑफिशियल सील वाली मेंटेनेंस सेटलमेंट शीट, ब्लैक एंड व्हाइट, सीमलेस। शेन बिन की आवाज में एक स्ट्रॉन्ग मर्डर्स ऑरा झलक रही थी। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। गंदा काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने 10 मिनट पहले व्हीकल जीपीएस के जरिए तुम्हारी लोकेशन लॉक कर ली थी। ग्रुप का चीफ हैकर उस ऑटो रिपेयर शॉप के सारे हिस्टोरिकल मॉनिटरिंग और नेटवर्क ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से रिट्रीव कर रहा है। स्पार्क ग्रुप की टॉप लीगल टीम, डार्क पब्लिक रिलेशंस टीम 6 व्हीकल्स में बंटकर रवाना हो गई है। हमने सीधे ग्रॉस रूट्स को बाईपास किया और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के लीडर्स से कांटेक्ट किया। न सिर्फ ये डार्क स्टोर खत्म होगा, बल्कि मैं इसके पीछे के सारे प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला को भी जड़ से उखाड़ दूंगा। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। आसमान अंधेरा हो रहा है और दूर की स्काईलाइन पर हल्के से काले बादल मंडरा रहे हैं। अनलॉकर रिपेयर फैक्ट्री के अंदर लेकिन एक बेहद उत्साही जश्न का माहौल था। साइलेंट और कॉन्फिडेंट रिसेप्शन रूम में वांग कियांग अपने पैर डेस्क पर ऊंचे करके बैठा था। उसके हाथ में मोटी नकदी का ढेर था, जो मैंने अभी अभी बैंक से निकाली थी। वह चुराया हुआ पैसा था जो उसने कल एक और ट्रक ड्राइवर से ब्लैकमेल किया था और आज मेरे गोल्ड अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 80,000 रुपए भी शामिल थे। इस महीने उसका टर्नओवर 3 लाख रुपए से ज्यादा हो गया था। आज रात बड़ा भाई मुझे ट्रीट दे रहा है। वांग कियांग अहंकार से हंसा। उसने कुछ 100 रुपए के नोट सीधे आरोन के चेहरे पर फेंक दिए। आरोन ने पैसे उठाए और चापलूसी करते हुए पैसे जमा किए। भाई, वह विदेशी अभी अभी स्मार्ट था। मुझे सच में लगा कि हमने उसे बिल्कुल नया असेंबली बदल दिया है। इसमें 80,000 रुपए लगे। मैंने बस एक हाई प्रेशर वाटर गन का इस्तेमाल किया और उसकी गाड़ी के नीचे से कीचड़ फाड़ दिया। बिना एक भी स्क्रू हिलाए यह पैसा प्रिंटिंग मशीन से भी तेज कमाया जा सकता है। अगर तुम गरीब हो तो तुम एक बेकार गाड़ी चलाते हो और हमारी जगह पर मरम्मत कराने की हिम्मत करते हो। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? एक और गुंडा स्टील पाइप लेकर अंदर आया। बियर की बोतल पकड़ी और ढक्कन काटकर खोला। उसने कहा कि उसे अपने बड़े भाई से ऑफिशियल सील लगवानी है और वापस जाकर रीइंबर्समेंट लेना है। मुझे लगता है कि वो उस पुरानी गाड़ी को चला रहा है जिसमें तेल लीक हो रहा है और रास्ते में रो रहा है। तुम उसे कवर क्यों नहीं करते? वांग कियांग ने एक स्मोक रिंग उड़ाई। एक बेहद शैतानी हंसी। मेरा अकाउंट खास तौर पर उन बेवकूफ़ों के लिए है जो ताबूत देखे बिना नहीं रोते। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है कि उसने स्वेच्छा से गाड़ी की मरम्मत कराई थी। भले ही वो किंग ऑफ हेवन से शिकायत करे, हम फिर भी खड़े रहेंगे और मेरे अनलॉकर रिपेयर शॉप के दरवाजे में प्रवेश करेंगे। ये लॉन्ग बी कोइल्ड और हुडी हेल्ड था। गुंडों का ये समूह बेलगाम हंसता रहा और दूसरों को किनारे पर धकेलने के पेरवटेड सुख का आनंद लेता रहा। वे अपने बुने हुए अर्थ एम्परर के सपने में डूबे हुए थे, आने वाली आपदा से अनजान। जैसे ही वांग कियांग दूसरी बियर की बोतल खोलने वाला था, एक बेहद दर्दनाक और चीखता सायरन सुनाई दिया। नेशनल हाईवे की शांति अचानक टूट गई। पहले तो सायरन कई किलोमीटर दूर लग रहा था, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के बाद आवाज एक हिंसक तूफान की तरह थी। ऑटो रिपेयर शॉप के पास बेहद डरावनी गति से आ रही थी। यह एक पुलिस कार की आवाज नहीं है, यह दर्जनों पुलिसकारों की आवाज है जो एक साथ इकट्ठा होकर हाईएस्ट लेवल का रेड अलर्ट बजा रही है। वांग कियांग के हाथ में बियर की बोतल अचानक हवा में जम गई। उसके चेहरे पर पागल हंसी पूरी तरह से जमने से पहले ही रुक गई। यह बेहद हास्यास्पद लग रहा था। आरून की आवाज कांपने लगी।
वांग कियांग ने अपने दिल में घबराहट को दबाने के लिए मजबूर किया। उसने टेबल पर थप्पड़ मारा और टेबल पर रखा रिंच उठा लिया। वह अपने कुछ आदमियों के साथ रिसेप्शन रूम से बाहर निकला। हालांकि जैसे ही वह ऑटो रिपेयर शॉप के बड़े लोहे के गेट पर पहुंचा, वो चकाचौंध करने वाली लाल और नीली फ्लैशिंग लाइट्स देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। लगभग पूरा ऑटो रिपेयर शॉप का यार्ड रोशन हो गया था। कुल 10 स्पेशल पुलिस एंटी राइड व्हीकल्स ने मुख्य बिल्डिंग को स्टील की बड़ी दीवार की तरह ब्लॉक कर दिया था। काले मजल्स, रॉयड शील्ड्स और हेविली आर्म्ड स्वॉट टीम के मेंबर्स देवताओं की तरह थे, जिन्होंने तुरंत सभी एंट्री और एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। और इन पुलिस कारों के पीछे तीन बेहद फ्लैम्बॉयंट काली मेबेक S600 RT स्पार्क ग्रुप के इंटरनल पास के साथ भूतों की तरह धीरे धीरे गुजर रही थी। आखिरकार वे पुलिस कारों की डिफेंस लाइन के केंद्र में स्थिर रूप से रुकी। दरवाजा खुला और मैंने चमकीले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी पर कदम रखा जो इंजन ऑयल से भरी मेली जमीन पर थे। मैंने एक बेहतरीन टेक्सचर वाला काला विंडब्रेकर पहना हुआ था। सूट और टाई में एक दर्जन से अधिक टॉप लॉयर से घिरा हुआ, मैं बिना किसी भावना के वांग कियांग की ओर बढ़ा। वांग कियांग के हाथ में रिंच क्लिक की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और उसे हिलने की अनुमति नहीं थी। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और हेविली आर्म्ड स्वॉट टीम के मेंबर्स की एक समान वर्दी में गर्जना के साथ जब काले होल का माइक्रो रश सीधे यार्ड में सभी को निशाना बना रहा था। आरोन और कुछ गुंडे जो अभी अभी उसकी रखवाली कर रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी पर खुश होने वाले थे। वो इतना डर गया कि कांपने लगा। बियर की बोतलें और घरेलू रिंच उसके हाथों से तुरंत फर्श पर गिर गए। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। ज्यादा से ज्यादा वे आमतौर पर पुलिस को विवादों में मध्यस्थता करने के लिए बरगलाते थे। आज का पोस्चर ऐसा था जैसे वे आतंकवादियों को खत्म करने आए हों। इन मजबूत आदमियों के पैर कमजोर हो गए थे और वे बहुत कुशलता से अपना सिर पकड़ रहे थे, बिल्कुल आनचुन की तरह। तेल के घरों से भरी जमीन पर बैठे हुए कांप रहे थे। हालांकि वांग कियांग मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसकी मोटी पिंडलियां बेकाबू होकर जोर जोर से घूम रही थी। उसने अपनी लाल रक्त रंजित आंखें खोली और मुझे घूरा। जो उसके सामने चल रहा था वह मूल रूप से एक गरीब ड्राइवर था जो पुराने काम के कपड़े पहने हुए था और अपने बॉस से 80,000 रुपये भी रीइंबर्स करने के लिए कह रहा था। इस समय वह एक बेहद अच्छी तरह से तैयार किए गए काले ट्रेंच कोट में था। उसके पीछे सभी टॉप एलीट लॉयर खड़े थे जिन्होंने गोल्ड रिमेड चश्मा पहना हुआ था और एक लॉक बॉक्स ले जा रहे थे। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का यह आभास निश्चित रूप से नकली नहीं था। कॉमरेड पुलिस, ये निश्चित रूप से एक बड़ी गलतफहमी है। वांग कियांग ने लार निगल ली। रोने से भी बदसूरत कुछ मुस्कुराहटें निकालते हुए उसने अपने हाथों को म्यूनिसिपल ब्यूरो की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के कैप्टन झाओ की ओर मोड़ा। कैप्टन झाओ, मैं लाओ वोंग हूँ, अनलॉक ऑटो रिपेयर शॉप। यह सिर्फ एक साधारण कार रिपेयर डिस्प्यूट है। इस सज्जन ने गाड़ी की मरम्मत कराई और पैसे नहीं देना चाहता था। उसने जानबूझकर हमारे साथ गड़बड़ करने के लिए पुलिस को बुलाया। कैप्टन झाओ की आंखें बेहद ठंडी और सख्त थी। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक लाश हो। तुम पर ट्रेड सीक्रेट्स की बड़ी चोरी का संदेह है। इसमें शामिल राशि 20 करोड़ रुपए जितनी अधिक है। मैं अब कानून के अनुसार तुम्हारे ऑटो रिपेयर शॉप की पूरी तरह से ब्लॉकेड और सर्च कर रहा हूँ। वांग कियांग ने एक सांस ली। तेज आवाज सीधे टूट गई। कैप्टन झाओ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह सिर्फ एक बेकार बिना लोगों वाली गाड़ी है। मैंने उससे सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए 80,000 रुपए लिए। 20 करोड़ कहाँ से आए? तुम फिशिंग फॉर लॉ एनफोर्समेंट कर रहे हो। मैं अपना वकील देखना चाहता हूँ। मैं ब्रदर है को देखना चाहता हूँ। इस समय मेरे बगल में खड़ी शेन बिंग अपनी ऊंची एड़ी पर ठंडेपन से आगे बढ़ी। ये स्पार्क ग्रुप की लीगल डेविल है। उसने अपने रिमलेस चश्मे को नाक के पुल पर धकेला, अपने हाथ में लेदर फोल्डर खोला और उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से टॉप सीक्रेट स्टैंप वाला एक दस्तावेज निकाला। वांग कियांग, है ना? अपने कान खोलकर साफ सुनो। वह बेकार बिना लोगों वाली गाड़ी जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वह स्पार्क ग्रुप है, हमारे देश की टॉप न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनी। एक अनरिलीज्ड कॉन्फिडेंशियल टेस्ट व्हीकल। यह व्हीकल सिक्सोआन फुजू टाउन के पावर बॉक्स के एकमात्र कोर टेस्ट प्रोटोटाइप से लैस है, जो एक नेशनल की साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 3 साल तक चला, जिसमें कुल R&D निवेश 21 करोड़ 70 लाख रुपए था। शेन बिंग का हर शब्द एक भारी हथौड़े की तरह था। इसने वांग कियांग के दिल को जोर से मारा। वांग कियांग के चेहरे का सारा रंग तुरंत फीका पड़ गया और उसकी नाक सफेद हो गई। नहीं, यह असंभव है। वह स्पष्ट रूप से एक गरीब आदमी है। गाड़ी के चेसिस से इंजन ऑयल भी लीक हो रहा था और गियर टूटे हुए थे। मैंने खुद जांच किया। वांग कियांग ने पागल कुत्ते की तरह मेरी ओर इशारा करते हुए दहाड़ा। आखिरी तिनका पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मेरे पास सबूत है। मेरे पास रसीदें हैं।
इस आदमी ने स्वेच्छा से गाड़ी की मरम्मत कराई, उसने खुद हस्ताक्षर किए और स्टैंप लगाया। देखो, वांग कियांग पागलों की तरह रिसेप्शन रूम में वापस भागा, टेबल पर मेंटेनेंस ऑर्डर का स्टब कर्टन पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया। पुलिस कॉमरेड्स, देखो कागज पर ब्लैक एंड व्हाइट में क्या लिखा है। ओरिजिनल कार के डैमेज्ड गियर बॉक्स असेंबली को अनलॉकर रिपेयर शॉप द्वारा डिसअसेंबल और परमानेंटली रिसाइकल किया जाना चाहिए। ये वही है जो उसने मुझसे लिखने के लिए कहा था और उसने स्वेच्छा से 80,000 रुपए का भुगतान किया। मैं एक कार रिपेयरमैन हूँ, मैं प्रक्रियाओं का पालन करता हूँ और मैंने उससे कुछ नहीं चुराया। उसने सोचा कि यह सूची मौत से बचने के लिए उसका सेल्फ डिफेंस कार्ड है। उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने नोट उठाया, मेरे मुंह के कोने पर आखिरकार एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। मैं बड़े कदमों से वांग कियांग के पास गया और उसे ऊपर से नीचे देखा। बॉस वांग, क्या तुमने जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं किया है? क्या तुम्हें पढ़ने में समस्या है? ये सूची जो तुम्हारे हाथ में है, न सिर्फ मेरा हस्ताक्षर है, बल्कि यह तुम्हारे अनलॉकर रिपेयर फैक्ट्री की बड़ी लाल ऑफिशियल सील से भी ढकी हुई है। मैं थोड़ा आगे झुका और मेरी आवाज नौ नरकों की याद दिलाने जैसी थी। ऑफिशियल सील वाला, यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कानून में एब्सोल्यूट चेन ऑफ एविडेंस बनाता है। ये 3 अकाट्य तथ्यों को साबित करता है। 10 मिनट पहले मेरी गाड़ी में वो 20 करोड़ रुपए का पावर बॉक्स लगा हुआ था। ये तुम्हारा अनलॉकर रिपेयर शॉप था जिसने व्यक्तिगत रूप से इस 20 करोड़ रुपए के डिवाइस को इंस्टॉल किया था। इसे मेरी गाड़ी से डिसअसेंबल किया गया था और ये तुम्हारे अपने हाथ से लिखा गया था। 20 करोड़ रुपए के इस उपकरण को तुम्हारे रिपेयर शॉप ने परमानेंटली रिसाइकल कर लिया था। मैंने उसके हाथ में लाल रंग के दस्तावेज की ओर इशारा किया और मेरी आंखें तुरंत बेहद आध्यात्मिक हो गईं। सबूत निर्णायक है। तुमने यह बिना किसी कानूनी अधिकार के किया। जबरन 20 करोड़ रुपए के नेशनल ट्रेड सीक्रेट्स को जब्त और गबन किया। बॉस वोंग, क्या तुम कृपया वो 20 करोड़ रुपए का मैगलेव पावर बॉक्स ले सकते हो? यह कहाँ छिपा हुआ है? पूरी जगह मृत सन्नाटा था। हवा भी रुक गई लगती थी। केवल दूर पुलिस कार की फ्लैशिंग लाइट्स वांग कियांग के विकृत चेहरे पर पागलों की तरह चमक रही थी। कैप्टन झाओ ने हाथ हिलाया और 2 स्पेशल पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और ध्यान से वांग कियांग के हाथ में रसीद के स्टब को एक ट्रांसपेरेंट एविडेंस बैग में रखा। तुमने इस सूची पर शब्द लिखे हैं और तुमने ऑफिशियल सील लगाई है। सारे सबूत मौजूद है। 20 करोड़ रुपए का पावर बॉक्स प्रोटोटाइप सौंप दो। कैप्टन झाओ ने जोर से चिल्लाकर कहा। वांग कियांग के दिमाग में गूंज हुई, जैसे फर्नेस गन में सीधे एक परमाणु बम फट गया हो। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। पावर बॉक्स की वैल्यू 20 करोड़ रुपए है। उसने कुछ भी डिसमेंटल नहीं किया था। बालों ने सिर्फ हाई प्रेशर वाटर कैनन से चेसिस की मिट्टी धोई थी। एक भी स्क्रू या नट को हाथ नहीं लगाया गया था। तथाकथित टूटा हुआ रूलर आयरन क्रैब उन्होंने खुद वेस्ट ऑयल बैरल से निकाला था। सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए उस पर गोल्ड स्प्रे किया था। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट पर बड़ी लाल ऑफिशियल सील लगी थी, वह खुद ने अहंकार में लिखा था ताकि इस बेवकूफ वेज ईयरनर का मजाक उड़ा सके। डिसमेंटल और रिसाइकल करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने डिसमेंटल नहीं किया। वांग कियांग का साइकोलॉजिकल डिफेंस उस पल पूरी तरह से टूट गया। वह प्लॉप से जमीन पर गिर गया, नाक बहाने और आंसुओं के साथ रोने लगा और कैप्टन झाओ से बेतहाशा चिल्लाया। कैप्टन झाओ, मैंने वह लिस्ट आंख मूंद कर लिखी थी। मैंने उससे झूठ बोला था। कार बिल्कुल खराब नहीं थी और कोई ऑयल लीकेज नहीं था। मैंने एरॉन से आयरन फाइलिंग्स डालने को कहा था। हमने असेंबली को बिल्कुल डिसमेंटल नहीं किया। वो 80,000 रुपए, वो 30,000 रुपए हमने उससे एक्सटॉर्ट किया। मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैंने उससे एक्सटॉर्ट किया। प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे एक्सटॉर्शन के लिए कन्विक्ट कर लीजिए, लेकिन मैंने निश्चित रूप से वो 20 करोड़ की मशीन चोरी नहीं की। 20 करोड़ के ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के भयानक आरोप से बचने के लिए वांग कियांग ने बांस की नली के जरिए बीन्स उड़ेल दिए। सारे पुलिस और वकीलों के सामने वह इतना बर्बाद हो गया कि उसने कुछ भी बना लिया, आयरन फाइलिंग्स फैलाई और हिंसा और दबाव से 80,000 रुपये एक्सटॉर्ट किए। उसने सब कुछ साफ साफ समझा दिया, यहाँ तक कि उसके साथी एरॉन ने भी डरते डरते हाँ में सर हिलाया। हाँ हाँ पुलिस कॉमरेड, मैंने आयरन फाइलिंग्स फैलाई। हम सिर्फ उससे 80,000 रुपये ठगना चाहते थे। हमने एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं उठाया। शेन बिंग एक तरफ खड़ी थी। उसके होंठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। संदिग्ध ने पब्लिक में ही एक्सटॉर्शन कबूल कर लिया है। होल सेशन का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। मैंने वांग कियांग की तरफ देखा जो कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा था। उसके लिए मेरी आंखों में कोई दया नहीं है। कंस्पिरेसी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 गड्ढे खोदे हैं। तुम जहां भी कूदोगे मौत होगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और वांग कियांग द्वारा गिराए गए हाउस होल्ड रिंच पर पैर रखा। क्या तुम्हें लगता है कि एक्सटॉर्शन कबूल करके तुम 20 करोड़ रुपए के कर्ज से बच सकते हो?
एक कार रिपेयर शॉप के मालिक के रूप में तुमने कानूनी रूप से बाध्यकारी मेंटेनेंस ऑर्डर पर साइन और स्टैंप किया था। अब तुम कह रहे हो कि तुमने व्यर्थ में लिखा। जैसे तुमने कहा कि डिसमेंटल नहीं किया, वैसे ही नहीं किया। मैंने कैप्टन झाओ की तरफ देखा। कानूनी रूप से कैप्टन झाओ लाल सील के साथ सफेद पर काले शब्द संदिग्ध के वन साइडेड कन्फेशन से ज्यादा प्रभावी होते हैं। उसका वर्तमान कन्फेशन 20 करोड़ रुपए के ग्रांट थेफ्ट चार्ज से बचने के लिए एक जानबूझकर झूठ माना जा सकता है, जब तक वो मशीन को जादू से पेश नहीं कर सकता। अन्यथा ये डॉक्यूमेंट एकार्टे सबूत है। वांग कियांग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में बेहद गहरा डर था। अंत में उसने रिएक्ट किया। ये एक डेड एंड है, एक परफेक्ट डेड एंड जो शुरू से अंत तक सावधानी से प्लान किया गया था, जिससे उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह लिस्ट को सच मानता है। वह नंबर 1 स्पाई है जिसने 20 करोड़ रुपए के ट्रेड सीक्रेट्स चुराए। उसे लाइफ सेंटेंस है या उसे लिस्ट को झूठा मानना पड़ेगा। वह अपनी जान बचाने के लिए धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का इस्तेमाल कर रहा है। वह लंबे समय से झगड़े और परेशानी भड़काने वाला एक फ्रॉडस्टर्स और एक्सटॉर्शनिस्ट है जो गैंग्स और गुड्स में शामिल है। रकम बहुत बड़ी है। यह भी एक फेलोनी है जो 10 साल पहले शुरू हुई थी। सबसे भयानक बात यह है कि उसने खुद अपने हाथ से स्टैंप लगाया था। अगर बनाया गया डिवाइस रिकवर नहीं हुआ तो स्पार्क ग्रुप का डरावना लीगल डिपार्टमेंट निश्चित रूप से उसकी हड्डियां तोड़ देगा। तुमने मेरे साथ चालाकी की। तुम मुझे ठग रहे हो। वांग कियांग अचानक जमीन से उछल पड़ा, जैसे कोई हताश जंगली सुअर मुझ पर घूंसे और पंजे से हमला करने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे लिस्ट दे दो। मुझे लिस्ट दे दो। SWAT टीम के सदस्य ने वांग कियांग के घुटने के मोड़ पर एक जोरदार लात मारी। वांग कियांग चिल्लाया। वो जमीन पर जोर से गिरा और फिर 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसरों ने उसकी बाहों को बेहद रफ तरीके से मोड़कर कीचड़ भरी जमीन पर पटक दिया। ठंडी हैंडकफ्स ने क्लिक किया, बेरहमी से उसके हाथों को लॉक कर दिया। कैप्टन झाओ ने हाथ हिलाया। ऑटो रिपेयर शॉप के सभी लोगों को थाने ले जाओ और पूरी रात सरप्राइज इंट्रोगेशन करो। सभी लोग डिस्पर्स हो जाओ। क्राइम सीन और टेक्निकल सेक्शन को प्रोटेक्ट करो। पूरे ऑटो रिपेयर शॉप की तुरंत रेड होगी। हर एक हिस्से को छोड़े बिना पूरी तरह से सर्च करो। सायरन बज रहे थे और लाल नीली लाइटें चमक रही थी। जिस ऑटो रिपेयर शॉप ने कभी नेशनल हाईवे 104 पर धमाल मचाया था, जिसने अनगिनत ड्राइवरों के खून और पसीने को चूसा था, उसकी शाम आ गई। जब वांग कियांग को पुलिस वैन में घसीटा गया, उसका चेहरा सुस्त था, उसकी आंखें भटक रही थी और वो अभी भी बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई जादू का जाल हो। मैंने नहीं हटाया। मैंने सच में वो 20 करोड़ का लोहे का ढेर नहीं हटाया। मैं ठंडी हवा में खड़ा था। मैंने अपने विंडब्रेकर का कॉलर टाइट किया। यह सिर्फ एक प्लेट एपेटाइजर था। असली बड़ी मछली अभी भी पानी के नीचे थी। मैंने मुड़कर शेन बिंग की तरफ देखा। क्या उसके प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला भाई है से कोई मूवमेंट है? शेन बिंग और फोल्डर लेंस में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो बेहद खतरनाक ठंडी रोशनी को दर्शा रहे थे। मिस्टर लिन, आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसका गर्वित बैकस्टेज जल्द ही महसूस करेगा कि असली निराशा क्या होती है। म्यूनिसिपल ब्यूरो की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड की लाइटें चमक रही थी। इंट्रोगेशन रूम में चीखें और रोना मोटे साउंड प्रूफ दरवाजे के माध्यम से गलियारे तक हल्के से सुनाई दे रहा था। वांग कियांग पूरी तरह से टूट चुका था। लाइफ सेंटेंस और 10 साल में शुरू होने वाले जीवन या मौत के फैसले का सामना करते हुए उसकी दयनीय नैतिकता एक सेकंड भी नहीं टिक सकी। कैप्टन झाओ प्रारंभिक कन्फेशन लेकर इंट्रोगेशन रूम से बाहर आया और गुस्से से भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ बढ़ा। मेरे पास सारी जानकारी है। ये ऑटो रिपेयर फैक्ट्री न सिर्फ एक्सटॉर्शन की काली मांद है, बल्कि अवैध स्क्रैप कार पार्ट्स की तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट भी है। कैप्टन झाओ ने अपनी आवाज धीमी की। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। वांग कियांग ने कबूल कर लिया है। उसके पीछे असली बॉस सन चानहाई है, जो ऑटो पार्ट्स सिटी और अंडरग्राउंड सैंड ट्रांसपोर्टेशन में एक स्थानीय मोनोपोली है, जिसे भाई है के नाम से जाना जाता है। मैं बेंच पर बैठ गया, अपने हाथ में डिस्पोजेबल पेपर कप में गर्म पानी पकड़े हुए और तैरती चाय की पत्तियों पर हल्के से फूंका। सनशान हाई, लगता है इस मछली का साइज मुझे ये बड़ा सरप्राइज देने के लिए काफी है। साई याफिंग। इसी पल क्रिमिनल पुलिस ब्रिगेड यार्ड के बाहर गेट से एक बेहद गंदी ब्रेकिंग साउंड आई। 3 काली लैंड रोवर लैंडशेंग जंगली सुअरों की तरह बड़े अहंकार से सिटी काउंसिल हॉल की सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। उनके दरवाजे जोर से बंद हुए। 1 दर्जन से अधिक मजबूत आदमी, जिन्होंने टाइट फिटिंग ब्लैक शॉर्ट स्लीव्स पहनी थी और बड़े टैटू दिखा रहे थे, लाइन लगाकर बाहर निकले और सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े हो गए। इसके तुरंत बाद बीच वाली लैंड रोवर का दरवाजा धक्का दिया गया। एक आदमी जिसने महंगा कस्टम मेड सूट पहना था, उसके गले में बेहद अनएक्सपेक्टेड रूप से एक मोटी गोल्ड चेन लटकी हुई थी। एक गंजा आदमी
जिसके हाथ में दो चमकदार टॉप क्वालिटी अखरोट थे और उसकी आंखों में दुष्टता थी। तेज चाल से चल रहा था। उसके पीछे एक एलिट वकील था जो एक ब्रीफ केस लिए हुए था और उसने गोल्ड रिमेड चश्मा पहना था। उसने दरवाजे पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर की तरफ देखा तक नहीं और बड़े अहंकार से स्ट्रीट व्यू हॉल का ग्लास डोर धक्का दिया। कैप्टन झाओ, तुम रात में भी व्यस्त हो, सन चानहाई ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिना हंसे हेलो कहा और बहुत ही कैजुअली हॉल के बीच में चला गया। उसकी आंखें जहरीले सांपों की तरह, कब्रों की तरह शांत शवों को स्कैन कर रही थी। अंत में उन्होंने मुझ पर लॉक किया। उसे साफ तौर पर खबर मिल गई थी, लेकिन उसे गलत जानकारी मिली थी कि एक बाहरी तकनीशियन कार टेस्ट करने आया था। मुझे नहीं पता कि उसने कहां से एक पावरफुल वकील किराए पर लिया था, एक फर्जी डॉक्यूमेंट से वांग यांग को ठगने के लिए। उसकी राय में तथाकथित टू विंग पावर बॉक्स सिर्फ एक हास्यास्पद बहाना था जिसका इस्तेमाल ये तकनीशियन उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए करता था। सन चानहाई मेरे पास आया, मुझे ऊपर से नीचे देखा और फिर अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। एक स्नैप के साथ उसने इसे मेरे सामने कॉफी टेबल पर पटक दिया। क्या तुम लिन चेन हो, वह ड्राइवर जिसने पुलिस को फोन किया था? सन चानहाई ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने पैर क्रॉस किए और बाहर घूमने लगा। तस्वीर यह है कि पैसे मांगो। आज का मामला एक गलतफहमी है। वो बेवकूफ वांग कियांग अज्ञानी है। मैंने तुम्हारे साथ एक मजाक बनाया, इससे तुम्हारी दोस्ती को ठेस पहुंची है। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, जिसमें तुम्हारी कार रिपेयर फीस और मेंटल डैमेज फीस शामिल है। सब कुछ अंदर है। उसने अखरोट घुमाए और क्लिक करने की आवाज की। उसकी आवाज में एक ऐसा दबंग लहजा था जिसे मना नहीं किया जा सकता था। ये 1 लाख रुपए ले लो, जाओ और कैप्टन झाओ के साथ साइन करो। ये कहते हुए कि केस बंद कर दिया गया है, तुम्हारी कार खराब नहीं हुई है, ऑर्डर मजे के लिए ड्राइव करने का है। फिर अपनी कार ले जाओ, मेरे क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाओ। कैप्टन झाओ ने सख्ती से चिल्लाया, सन चानहाई, तुम्हें क्या लगता है ये जगह कहाँ है? पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की लॉबी में खुलेआम रिपोर्टर को रिश्वत दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा डिटेंशन सेंटर तुम्हें समायोजित नहीं कर सकता? सन चानहाई का बिजनेस लॉयर तुरंत आगे बढ़ा और कैप्टन झाओ के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक पेशेवर फर्जी मुस्कान थी। कैप्टन झाओ, आपने गलत समझा है। मेरा क्लाइंट सिर्फ मशीनरी द्वारा कानूनी सिविल डिस्प्यूट मीडिएशन कर रहा है। चूंकि केस में शामिल व्यक्ति हाई कंपनसेशन देने को तैयार है, दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं। इससे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। सन चानहाई ने कैप्टन झाओ को इग्नोर किया, लेकिन बेहद क्रूरता से मुझे घूरता रहा। थोड़ा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी की, बेशर्म मत बनो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कार में कुछ नहीं है? एक 20 करोड़ की बेकार मशीन। तुम मुझे ब्लैकमेल और एक्सटॉर्ट करना चाहते हो। मैंने बैंक कार्ड की तरफ नहीं देखा, बल्कि धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बेहद शांत आंखों से उसकी क्रूर आंखों से मिला। बॉस सन, तुम्हारा गणित तुम्हें वांग कियांग ने पढ़ाया था। मैंने जो खोया है वो 20 करोड़ रुपए की एक स्टेट लेवल टॉप सीक्रेट मशीन है। तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए और चाहते हो कि मैं 20 करोड़ रुपए का छेद भर दूं। अगर मैं इस पर साइन करूंगा तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पार्क ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या समझाऊंगा? क्या तुम मेरे लिए यह करोगे? ये तो लाइफ सेंटेंस है। सन चांगहाई की आंखों में अचानक ऐंठन हुई और उसके हाथ में अखरोट अचानक रुक गया। उसे लगा कि मैं शेर के मुंह में हूँ। वो मौके का फायदा उठाकर अपना फ्रेम बढ़ा रहा था। कितनी हिम्मत है! सन चान्हाई गुस्से से हंसा। उसके चेहरे पर मांस जमा हो गया था, जिससे वो बेहद भयानक लग रहा था। इस 3/3 एकड़ जमीन पर तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे साथ, सन चान्हाई, चालाकी करने की हिम्मत करता है। वो अचानक खड़ा हो गया और अपने हाथ कॉफी टेबल पर रख दिए। उसका चेहरा लगभग मेरे सामने था। ये एक ऐसी क्रूर नजर थी जो सिर्फ एक हताश व्यक्ति में देखी जा सकती है, जो सालों से काले और सफेद के किनारे पर भटक रहा है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पीछे कौन सी कंपनी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने वो लिस्ट पाने के लिए क्या साधन इस्तेमाल किए। मैं इसे आज यहाँ रखता हूँ। अगर तुम आज साइन नहीं करते तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी कार अभी भी तुम्हारे पास होगी। यहाँ तक कि लोहे का एक पूरा टुकड़ा भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता। तुम्हारे घर पर पत्नी और बच्चे हैं। तुम बेहतर सोचो कि तुम उनके लिए कुछ पैसे कमाओ। तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन जीवन नहीं है। एक बेहद साफ रिकॉर्डर बंद करने की आवाज सन चांदहाई के कानों में पड़ी। मेरे पीछे खड़े शेन बिंग ने सुंदरता से एक प्योर ब्लैक वॉइस रिकॉर्डर अपनी जेब में डाला। सन चांदहाई, 45 साल का, अभी अभी डेथ थ्रेट दिया है। मैंने एक साथ स्पार्क ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट के क्लाउड पर गैंगस्टर धमकियों से संबंधित रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट सुपरविजन टीम को कॉपी भेज दी है। शेन बिंग ने अपना चश्मा ऊपर धकेला, जैसे वो एक सड़ते हुए शव को देख रही हो। बधाई हो, तुम क्राइम लिस्ट में शामिल हो गए हो।
सन चांगहाई ने अचानक अपना सिर घुमाकर शेन बिन को घूरा। उसके पीछे के एक दर्जन गुंडे तुरंत एक कदम आगे बढ़ गए। उसका हाथ पहले से ही अपनी कमर पर था। हॉल में बारूद की गन लिटरली क्रिटिकल पॉइंट्स पर पहुंच गई थी। बॉस सन सिटी ब्यूरो के हॉल में ही एक्शन लेना चाहता था। मैं अब भी कुर्सी पर बैठा था, पानी का गिलास भी नीचे नहीं रखा था। मैंने अपनी कलाई उठाई और उस बेहद लो की पीस को देखा, जो दुनिया भर में सिर्फ 10 पीस थी। रिचर्ड मिल मैकेनिकल वॉच। शाम के 8:15 हुए थे। मैंने सन चांगहाई के घमंडी चेहरे को देखा और मेरे मुंह के कोने पर एक स्नीयर आ गया, जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। बॉस, सन अगर मैं तुम होता तो मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। एक इंजीनियर को धमकाते हुए सिर्फ अपने नेटिव एम्परर के घमंडी सपने की वजह से सिर्फ 5 मिनट की जिंदगी बची है। सन चांगहाई एक पल के लिए स्टन हो गया और फिर एक बेहद बेलगाम हंसी में फूट पड़ा। हा हा हा, 5 मिनट? तुम अपने आप को क्या समझते हो भाई? मेरी टेरिटरी पर 5 मिनट तो छोड़ो, मैं तुम्हें 5 साल दूंगा। तुम मेरे चेहरे का एक बाल भी नहीं छू सकते। लेकिन उसकी हंसी पूरी तरह से शांत होने से पहले सन चांगहाई के पर्सनल मोबाइल फोन ने उसकी जेब में अचानक एक रिमाइंडर की तरह एक बेहद तीखी वाइब्रेशन जोर से बजने लगी। सन चांगहाई के चेहरे पर पागल स्माइल अचानक फ्रीज हो गया और उसने कुछ चिढ़ के साथ अपनी जेब से फोन निकाला। उसने अपने गोल्ड रिमिड पर्सनल फोन पर कॉलर आईडी देखी। यह उसका जनरल मैनेजर था, जो पूरे 7 डिस्ट्रीब्यूशन सिटी की सप्लाई चेन संभालता था। सन चांगहाई ने आंसर बटन दबाया। वो चिल्लाया और गाली दी, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं सिटी ब्यूरो में काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। फोन के दूसरी तरफ लाओ झाओ की आवाज लिटरली डर से भरी थी। उसने पोइन की भी परवाह नहीं की। हाय भाई हाय, कुछ बड़ा हो गया, आसमान लिटरली गिर गया। बस पिछले 2 मिनट में हमारे 7 पार्ट्स सिटी के सभी अपस्ट्रीम सप्लायर्स और देश भर की 17 बड़ी ऑटो पार्ट्स फैक्ट्रियों ने भी एक तरफा टर्मिनेशन लेटर्स भेज दिए। उन्होंने न सिर्फ हमारा सारा माल रोक दिया, बल्कि हमसे 24 घंटे के अंदर सारा बकाया सेटल करने की भी मांग की। सन चांगहाई सीधा खड़ा हो गया। मेरी आंखें लगभग सिर से बाहर निकल आई। क्या ये सप्लायर क्रेजी हो गए हैं? मैं उन्हें हर साल करोड़ों का टर्नओवर देता हूँ और वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की हिम्मत करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें वजह बताई? उनका यूनिफाइड रिप्लाई है कि हमारा कीपिचेंग स्पार्क ग्रुप के कोर बिजनेस सीक्रेट्स चुराने के संदेह में है। स्पार्क ग्रुप के पूरे इंडस्ट्री ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अगर हमारे साथ काम करने वाली सभी कंपनियां सप्लाई जारी रखती है, स्पार्क ग्रुप सीधे उन पर टेक्निकल सैंक्शन लगाएगा। तुमने किस भगवान को नाराज किया है? हमारे गोदाम में कैपिटल चेन लिटरली टूट गई। सन चांगहाई के हाथ में टॉप क्वालिटी न्यूक्लियर स्लीव मार्बल फ्लोर पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। स्पार्क ग्रुप, वह दिग्गज कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू सैकड़ों अरबों में है और जिसे डोमेस्टिक न्यू एनर्जी व्हीकल्स की रोशनी कहा जाता है। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और बेंच पर बैठे मुझे हैरानी से देखा। मैं अब भी शांत था और पानी पी रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि उस ठंडी लीगल वुमन ने अपने घर पर ब्लॉप करते समय क्या कहा था। ये स्पार्क ग्रुप का लीगल डिपार्टमेंट था। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक अनजान फिजेंट लेदर बैग कंपनी है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक दिग्गज जानवर होगा जो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लिटरली हिला सकता है। सन चांगहाई विशाल झटके से उबरने से पहले उसके मोबाइल फोन पर कॉल वेटिंग टोन फिर से बजा। इस बार ये लोकल सिटी कमर्शियल बैंक का जनरल मैनेजर था। सन चांगहाई का हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने कांपते हुए आंसर बटन दबाया। वांग, प्रेसिडेंट वांग, सन चांगहाई, तुमने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई है। प्रेसिडेंट वांग, जो आमतौर पर एक ब्रदर इन लॉ की तरह है, अब उसकी आवाज में बेहद गुस्सा था। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के जनरल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर ने अभी अभी तुम्हारे नाम के सभी पर्सनल अकाउंट्स, किपेई सिटी में पब्लिक अकाउंट और 3 कॉप स्किलिंग माइंस के फंड्स पर एक रेड फ्रीज ऑर्डर जारी किया है। 50 मिलियन का ब्रिज लोन जो तुम हमारे बैंक को देते हो, वो सब जुडिशियरी द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। अब क्योंकि तुम मेजर इकोनॉमिक क्राइम्स के संदेह में हो, उसने अंडरवर्ल्ड के साथ अपराध किया और सिस्टम द्वारा हाई रिस्क बैड डेट घोषित किया गया। बैंक के लीगल डिपार्टमेंट ने एनफोर्समेंट प्रोसीजर शुरू कर दी है। मैं आज रात तुम्हारे विला और फैक्ट्री पर सील लगा दूंगा। बीप बीप। फोन को मशीन ने बेरहमी से काट दिया। सन चांगहाई के शरीर का खून एक पल में सूख गया लगता था। उसका चेहरा अरोगेंट और दबंग से 3 मिनट से भी कम समय में 2 फोन कॉल के बाद मौत के भूरे रंग में बदल गया। बस 2 फोन कॉल। अंडरग्राउंड बिजनेस एम्पायर जिसे उसने 10 साल से अधिक समय तक मेहनत से चलाया था, वह पूंजी और आत्मविश्वास जिस पर उसे इतना गर्व था, इस चुप्पी में कुचले जा रहे थे, जैसे एक चींटी को कुचल दिया जा रहा हो।
पूरी तरह से बारीक पाउडर में पीस दिया गया। ये असली टॉप कैपिटल और नेशनल हैवी इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस के कॉम्बिनेशन की भयानक ऊर्जा है, जो एब्सोल्यूट डायमेंशनलिटी रिडक्शन ब्लो का सामना कर रही है। वो एक तथाकथित लोकल स्नैक, एक थोड़ी बड़ी तलवार और कुल्हाड़ी भी नहीं है। हालांकि असली निराशा अभी शुरू हुई है। शेन बिंग ने टूटते हुए सन चांगहाई को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने गोल्ड रिमेड चश्मे को ऊपर धकेला। उसका लहजा बेहद ठंडा था। बॉस सन, अपने कमजोर पैरों की चिंता मत करो, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। उसने अपना टैबलेट कंप्यूटर निकाला। उसने एक रियल टाइम सर्विलांस स्क्रीन पर क्लिक किया और उसे सीधे सन चांगहाई के सामने कॉफी टेबल पर फेंक दिया। स्क्रीन पर सन चांगहाई का शहर के पश्चिम में अवैध किलिंग माइन दिख रहा था। इस समय एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य हो रहा था। मूल रूप से अंधेरी माइनिंग रोड पर हैवी ट्रकों की हेडलाइट्स की एक सतत धारा जल उठी। 200 से अधिक हैवी ड्यूटी सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर, जिन पर स्पार्क लॉजिस्टिक्स लिखा था, एक विशाल स्टील ड्रैगन की तरह माइन के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को ब्लॉक कर रहे थे। आखिरकार सड़कें अवरुद्ध है। वे ट्रक ड्राइवर जो सन चांगहाई के आदमियों द्वारा हिंसक रूप से ब्लैकमेल किए गए थे और उच्च तोल देने के लिए मजबूर किए गए थे, इस समय उन सभी ने इंजन बंद कर दिया और कार से बाहर निकल गए। उन्होंने कोई चरम हिंसा नहीं की। उन्होंने बस बेहद शांति से डबल फ्लैशलाइट चालू की और कार के बदल में खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। किलिंग माइन में लाठी पकड़े लोगों का सामना करते हुए गुंडे डर से उछल पड़े। ड्राइवरों के जवाब बेहद एक समान थे। सॉरी, कार खराब हो गई है और मरम्मत की जा रही है। स्पार्क ग्रुप के निर्देश, कब मरम्मत होगी और कब निकलेगी, ये साजिश का दूसरा स्तर है, कानूनी आयाम। क्या तुम सन चांगहाई रोड हॉग खेलना और ब्लैकमेल करना पसंद नहीं करते? आज मैं तुम्हें चखाऊंगा कि असली स्टील के बार से जमीन पर दबाए जाने और रगड़े जाने का क्या मतलब होता है। तुम सन चांगहाई ने स्क्रीन की ओर और फिर मेरी ओर इशारा किया। एक बेहद भारी धौंकनी जैसी घरघराहट की आवाज उसके गले से निकली। उसकी आंखें खून के अत्यधिक बहाव के कारण लाल हो गई और उसका शरीर भूसी की छलनी की तरह हिंसक रूप से हिल रहा था। मैंने आखिरकार अपने हाथ में पेपर कप नीचे रखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरी वह ठंडी आभा जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी, उसने तुरंत सन चांगहाई के घमंड को दबा दिया। मैं उसके पास गया। मेरी आंखें दो बेहद तेज चाकू की तरह उसकी आत्मा की गहराई में चुभ रही थी। बॉस सन, तुमने अभी कहा था कि अपनी जमीन पर मैं तुम्हारा एक बाल भी नहीं छू सकता। अब तुम्हारी कैपिटल चेन टूट गई है, तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुम्हारी सप्लाई चेन नष्ट हो गई है और तुम्हारा आखिरी फूड और भी मेरे लीगल लॉजिस्टिक्स फ्लीट ने पूरी तरह से लॉक कर दिया है। इसे तुम कॉन्फिडेंस कहते हो? सन चांगहाई के पीछे के एक दर्जन गुंडे, इस समय वे पहले से ही डर से बेहोश हो चुके थे। हालांकि वे अनपढ़ थे, वे अभी भी देख सकते थे कि स्थिति में कुछ बेहद गलत था। यहाँ तक कि उनका सबसे बड़ा भाई भी एक पल में सब कुछ खो चुका था। क्या ये गुंडे जो काम करने के लिए पैसे लेते हैं फिर भी विरोध करेंगे? कुछ गुंडे तो पीछे हट गए और उन्होंने पहल करते हुए अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठाए और कोने में बैठ गए। एलिट लॉयर जो सन चांगहाई का पीछा कर रहा था डर से पीला पड़ गया और जल्दी से दूर हो गया। डर था कि उसका सन चांगहाई से कोई संबंध होगा। सन चांगहाई के पैर कमजोर हो गए और एक प्लॉप के साथ वह बड़ी अपमान के साथ हॉल के ठंडे मार्बल फ्लोर पर गिर गया। उसके पास अभी मारने का अहंकार था। इस समय कुछ भी नहीं बचा था। वह अपने हाथों को जमीन में गाड़ रहा था। उसके नाखूनों से खून बह रहा था और वह बेहद तीखी आवाज में भीख मांग रहा था। मिस्टर लिन, यह मैं हूं जो माउंट ताई को नहीं देख सकता। यह मैं हूं जो अंधा हूं। सन चांगहाई एक जंगली कुत्ते की तरह है जिसकी रीढ़ टूट गई है। वह पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मार रहा था। बैंग बैंग बैंग। मुझे नहीं पता था कि तुम स्पार्क ग्रुप के भगवान हो। ये जानवर खुद ही बना है। आपकी महानता के पास बहुत पैसा है। बस मुझे एक बकवास दे दो। जब तक तुम केस छोड़ दोगे मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। मेरा किपीचेंग, मेरा विला सब तुम्हारे लिए है। मैंने सन चांगहाई को देखा जो जमीन पर बेतहाशा माफी मांग रहा था, लेकिन मेरे दिल में कोई लहर नहीं थी। सन चांगहाई, तुमने गलती की। अगर मैं सिर्फ एक सामान्य नागरिक होता तो तुम्हारी कार आज तुम्हारे द्वारा जब्त कर ली जाती और तुम 80,000 युआन वसूलते और तुम मेरी पत्नी और बच्चों को धमकाते हो। मुझे वास्तव में स्वीकार करना पड़ सकता है कि मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मेरे हाथ में तुम्हें कुचलने के लिए पर्याप्त पूंजी है। मैं आज यहाँ तुम्हारे गंदे पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पैसे मांगने के लिए खड़ा हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे के कैंसर वाले लोगों को बताना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई क्या कहलाती है। बिना एक बीट मिस किए मैं अचानक घूमा और कैप्टन झाओ को देखा जो पहले से ही हमला करने की तैयारी कर रहा था।
टीम झाओ की एविडेंस चेन बेहद पूरी थी। सन चांगहाई के गिरोह पर लंबे समय तक संगठन होने का संदेह था। अंडरवर्ल्ड ब्लैकमेल, हिंसक, जबरदस्ती और प्रमुख व्यापार रहस्य चोरी को कवर करने का संदेह। अब नेटवर्क बंद करने का समय आ गया है, कैप्टन झाओ ने जोर से चिल्लाया। उसने अचानक अपनी कमर से बंदूक निकाली और बड़े अधिकार के साथ जमीन पर सन चांगहाई पर इशारा किया। सिटी ब्यूरो स्पेशल पुलिस ब्रिगेड, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड ने आदेश का पालन किया, पूरे नेटवर्क को बंद कर दिया और तुरंत सन चांगहाई को गिरफ्तार कर लिया। सैनिकों को 3 समूहों में विभाजित किया गया ताकि सीमा शुल्क की जांच की जा सके। फेंगचेंग के रियल लाइफ अटैक और किल की जांच करें, सभी गैंग संबंधित लेजरों को प्राप्त करें। आइए गैंगस्टर्स पर क्रैक डाउन करें और इस काली भेड़ के गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंके। बेहद ठंडी हथकड़ी सन चांगहाई की कलाई पर कसकर बंद कर दी गई। उसे 2 स्पेशल पुलिस अधिकारियों द्वारा जमीन से एक नरम मांस के पोखर की तरह बेरहमी से घसीटा गया। वो जानता था कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। न केवल वो बर्बाद हो गया, बल्कि उसका इंतजार कर रहा था एक बेहद लंबा और निराशाजनक जीवन सलाखों के पीछे। पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर अनगिनत पुलिस लाइटों ने रात के घने कोहरे को चीर दिया और स्पेशल पुलिस अधिकारियों से भरे दंगा वाहन दहाड़ते हुए बाहर निकले, बेहद तेज स्केल पेल की तरह शहर में चुभते हुए। वे छिपे हुए कैंसर। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था और सन चांगहाई को पुलिस कार में ले जाते हुए देख रहा था। रात की हवा ने मेरे काले ट्रेंच कोट को उड़ा दिया। ऊन की ये प्लेट 2 कॉकटेल टेल्स के साथ चारा थी। आखिरकार परफेक्ट पर्दा गिर गया।